पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तालिबान को लेकर के लगातार देश का मीडिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता हो, या चाहे बात की जाए हिंदुत्ववादी संगठन चलाने वाले उन नेताओं की जो सिर्फ और सिर्फ अपने भाषण से जहर बोना जानते हैं दूसरे समुदाय के खिलाफ। लगातार तालिबान के बहाने देश के मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। ऐसे तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा रही हैं कि भारतीय मुसलमान ही तालिबान के सबसे बड़े समर्थक हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि हाल ही में बयान आता है, खासतौर पर देश की सबसे बड़ी संस्था यानी कि बात की जाए संघ की, तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि तालिबान को लेकर के हम जो है भारत के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के मायने क्या है, और साथ ही साथ सिर्फ भारत के मुसलमानों को लेकर के ही तालिबान के लिए बात क्यों की जाएगी? नदीम, उनका कुछ जो रवैया है वो समझ में नहीं आता है। वो संघ के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। वो दिखाते हैं कि हम बड़े इंक्लूसिव हैं, हम सबके साथ जोड़ के देश को चलाना चाहते हैं, पर सच्चाई ये है कि जो उन्हीं के संगठन के जो और लोग हैं, जो उनके और ऑफशूट्स हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है या और उनके भी कार्यकर्ता हैं, वो देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की फसल पिछले 7 साल से बोते आ रहे हैं और उन्होंने किसी भी हाल में कसर नहीं छोड़ी है। आज आपको एक और बयान आपके सामने है जावेद अख्तर साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि तालिबान और आरएसएस करीब करीब एक जैसे हैं, क्योंकि उनका भी ये कहना है कि जिस तरह का एटीट्यूड हिंदुस्तान में इस वक्त माइनॉरिटीज की तरफ है, दलितों की तरफ है, वो दिखाता है कि उनका रवैया भी बहुत कुछ तालिबान से मिलता हुआ है। तालिबान शरिया के जरिए अफगानिस्तान को चलाना चाहते हैं। ये आरएसएस भी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की हर वक्त एक मुहिम चलाए रहते हैं। दूसरी बात और है कि जिस तरह आपने देखा कि इनका रवैया जो महिलाओं की तरफ है वो बहुत कुछ तालिबान से मिलता जुलता है कि आपको को एजुकेशन में नहीं पढ़ने दिया जाएगा, आपको हर वक्त हिजाब में रहना होगा, पर्दा रखना होगा, आपको ये नौकरियां नहीं कर सकती हैं, आपको ये मतलब जो भी कुछ उनके कानून हैं उनके हिसाब से चलना होगा। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को उनके निज़ाम में दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है और ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है वो भी आप देख चुके हैं कि क्या आरएसएस ने हिंदुस्तान में किया है। एक बड़ी बात कही जाती है, आप आए दिन बयान सुनते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इस तरह के बयान, लिंचिंग, मारपीट और लोगों को, चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो पहलू खान हो, चाहे वो जुनैद हो, चाहे वो कोई भी आप उठा करके देख लीजिए, वो एक जहर उगलने का काम माइनॉरिटीज के खिलाफ हर वक्त करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही तकलीफदेह चीज है। ये तकलीफ दे तो है सर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपसे, मोहन भागवत जी का साफ तौर पर ये कहना है कि वो तालिबान को लेकर के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बात करेंगे। मुस्लिम बुद्धिजीवियों से ही क्यों बात की जाएगी? तमाम लोग हैं, तमाम विद्वान लोग हैं जिनसे बात की जा सकती है, पर देश के मुसलमानों से ही बात करके क्या मैसेज आम जनता को देने की कोशिश की जा रही है मोहन भागवत द्वारा? बांटने की एक और साजिश मैं इसे कहूंगा, क्योंकि किस तरीके से अगर तालिबान की खिलाफत करनी है तो आज हिंदुस्तान का हर मुसलमान तालिबान के खिलाफ है। आपको जावेद अख्तर के बयान में भी जो लाइन मिलेगी वो लिखा हुआ है कि दैट दे आर बारबेरियंस, देयर एटीट्यूड इज रिप्रेहेंसिबल। तो वो भी मुसलमान है और हिंदुस्तान का मुसलमान भी तालिबान के खिलाफ उतना ही
सख्ती से खड़ा है जैसे और कौमें खड़ी हैं। तो इस तरह के बांटने का रवैया, उनको ये कहना चाहिए था कि मैं देश के बुद्धिजीवियों से बात करना चाहता हूँ, हर जाति हर धर्म के लोगों के साथ मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारा तालिबान की तरफ क्या रुख होना चाहिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह के हम लोगों को हालात तालिबान के हिंदुस्तान में पता चले हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी तरह की कोई हमदर्दी उनकी तरफ रखने की जरूरत है। और उनकी तरफ से भी बयान ऐसे ही आए हैं, चाहे वो केरला के लोग आईएसआईएस में भर्ती होने वाले हों, चाहे वो कह रहे हो कि अलकायदा कहता हो कि हमें कश्मीर में मुसलमानों की फिक्र है। तो मुसलमानों की अगर फिक्र है भाई, तो उइग़ुर मुसलमान जो चाइना में हैं उनकी भी फिक्र करो। चेचनिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ जातियां होती हैं उसका भी फिक्र करो। आपके अपने मुसलमानों के खिलाफ जो बलूचिस्तान में आप कर रहे हो उसकी भी फिक्र करो, बजाय हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोचने के। मैं समझता हूं जो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से और बहुत महफूज है। क्योंकि सर इसी के साथ साथ मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा, जहां दो तरफा पॉलिटिक्स तो है तालिबान को लेकर के दिखाई दे रही है, जहां तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों के ऊपर तमाम तरीके के सडिशन लगाए गए जब तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ अफगानिस्तान में। तमाम लोगों के बयानबाजी सामने आई, जिसमें शफीकुर रहमान बर्क संभल के सांसद समाजवादी पार्टी से, उन्होंने अपनी राय रखी, समर्थन खुल करके नहीं किया, पर इस तरीके से दिखाया गया कि जैसे यही तालिबानी है। पर अब जो दोहा में हमारी सरकार तालिबानियों से बातचीत कर रही है, इसे क्या समझा जाए कि अब गुपचुप तरीके से तालिबान का सपोर्ट करके आतंकवाद को बढ़ावा देगी? क्योंकि मोदी जी के स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, गुड तालिबान और बैड तालिबान। किस तरीके से देख सकते समझ सकते हैं इन चीजों बड़ा को, जो दोहरा रवैया? बड़ा बड़ा दुरुस्त सवाल उठाया आपने नदीम। 2014 में नरेंद्र मोदी साहब का बयान हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि देश में कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होता, कोई अच्छा आतंकवादी कोई दुर्दांत आतंकवादी नहीं होता। हमें निर्णय करना है कि हम मानवता के साथ हैं या नहीं है। ये बयान मेरे पास है लिखा हुआ। तो ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान की बात आप कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान में तालिबान का ये शासन आने से पहले हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी दोहा में तालिबान से मुलाकात कर चुके हैं। कतार ने वो मुलाकात करवाई थी और वो मुलाकात कर चुके हैं, और उसमें एक समझौता भी किया गया था। आज भारत सरकार ये कह रही है कि तालिबान उस समझौते से मुकर गए हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप दुनिया को ब्लेम देने से पहले आप खुद देखिए कि आप उनके साथ किस तरह से बातचीत और किस तरह का मुलाकात करने का जो सिलसिला है वो बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो तालिबान की तरफ। मुझे तो एक बात का बहुत बड़ा अंदेशा है, हिंदुस्तान का करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर का निवेश अफगानिस्तान में है। हिंदुस्तान ने ही अफगानिस्तान की संसद बनाई थी, जिसको कि वहाँ के हामिद करजाई साहब को दिया गया था, और भारत ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की है। तो अगर कल को इनके जो सरमायादार देश के हैं अंबानी और अडानी, अगर कल को वो वहाँ पे बिजनेस करना शुरू कर दे, तो शायद सरकार तालिबान को भी अपनी मंजूरी दे देगी। तो क्योंकि ये सरकार तो सरमायादारों की सरकार है, सिर्फ उनकी परवाह करती है, न किसान की, न मजदूर की, न देश के आम इंसान की। तो ये भी एक एंगल सोचने के लिए हो सकता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे सरकार किस तरह से अपनी परतें खोलती है। क्योंकि सर इसी के साथ साथ अगर देखा जाए और समझा जाए, तो आने वाले समय में ना तो तालिबान को मोदी सरकार नजरअंदाज कर सकती है और ना ही उनके खिलाफ जा सकती है। कहीं ना कहीं जो आज हैशटैग चला रहे हैं और देश के मुसलमानों को गो टू पाकिस्तान कहा करते थे, अब गो टू अफगानिस्तान कह रहे हैं, उन लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है देश के आका की तरफ से तालिबान को लेकर के। एक पूरे मुल्क को दुनिया में जिसे कहते हैं इग्नोर करना या उसके खिलाफ खड़े होना कोई आसान काम नहीं है। विश्व में बहुत सारे देश हैं जो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से अपनी
सरकारें चलाते हैं, बहुत से इस्लामिक नेशंस हैं, बहुत सारे और कट्टरपंथी सरकारें जिन देशों के अंदर हैं। तो भारत सरकार के लिए भी अफगानिस्तान को नजरअंदाज कर पाना बहुत मुश्किल होगा। मगर उसके साथ एक और चीज ये भी आएगी कि तालिबान को भी इस बात का एहसास होगा और दिखा रहे हैं अपनी और देशों की तरफ, तो उन्हें भी शायद अपने एटीट्यूड में कुछ तब्दीली लानी होगी और देखना होगा कि वो किस तरह से दुनिया के साथ मिल के चल सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है, पता लगेगी धीरे से कि किस तरीके से करवट लेती है सरकार और किस तरह से वहां पर चलता है शासन। क्योंकि नदीम एक चीज बहुत बड़ी है कि तालिबान लड़ाके हैं, उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे जो कब्जा किया है वो लड़ाकों के बल पे किया है। अब तालिबान को किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन करने का तजुर्बा नहीं है। जिसे अंग्रेजी में एक शब्द गवर्नेंस कहते हैं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, वो जो सारी चीजें हैं वो उन्हें नहीं पता है। तो वो किस तरह से वहाँ सरकार बनती है, किस तरह से उनका एटीट्यूड देश के लोगों के प्रति रहता है, मैं समझता हूँ कि आगे ये कत्लेआम और लड़ाई झगड़ा और बमबारी, इसका माहौल अब शायद वहाँ न रहे।